Good evening, dear students. And today we are going to learn a poem of class 10 from this textbook named Panorama Part 2. From the textbook named Panorama Part 2, and the name of the poem is God Made the Country by William Cowper. So now let us come to the text. In the first part, I had explained you about the author, and now let us see the poem. I will explain you here about the poem and its explanation. So dear student, let us start with the poem. Before we start, let us answer the following questions briefly. ये स्टार्टअप के लिए दिया गया है, थोड़ा सा इसको देखें तो वी विल अंडरस्टैंड कि हमसे पोएट जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी बात हम ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख रहे हो स्क्रीन पे, डू यू बिलोंग टू अ विलेज, विच नेचुरल सीन एंड ऑब्जेक्ट देयर अट्रैक्ट यू द मोस्ट. अगर हम गांव को बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियस है कि हमें वहाँ का नेचुरल सीन अट्रैक्ट करता है, और वो कौन सा होगा. ऑब्वियसली आंसर होगा खेत, दैट इज़ फार्म, ग्रासेस, स्काई, ट्रीज एंड नेचुरल सीनरीज, है ना. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू बिलोंग टू अ टाउन, व्हाट थिंग देयर कॉज annoys to you. So what are the things which cause annoy to you? That is garbage, pollution, traffic, what else, such type of things. So pollution, दूषित वातावरण जो है वो वहाँ का हमें थोड़ा दुखी करता है, शहर का, टाउन का. तो इसी तरह से पोएट जो हैं विलियम कॉपर, उनको भी ये चीज़ें तकलीफ़ दे रही हैं. एंड ही हैज़ रिटन द पोएम नेम गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन. ये इसकी पहली लाइन है. सो लेट अस रीड द पोएम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो पहले आप लोग पेंसिल ले लें, ताकि कोई भी अगर हार्ड वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड आता है तो यू जस्ट पुट एन अंडरलाइन, आई गिव यू द मीनिंग, यू कैन राइट इट ओवर देयर. मैं आपको मीनिंग बताती चलूँगी, आप उसको लिखते भी जाएंगे. गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, व्हाट वंडर then that health and virtue gives. What is a virtue? Virtue is a behavior which shows a high moral standard. That is called a virtue gifts. That can alone make sweet the bitter draught. Draught is हिंदी में अगर हम इसको कहें तो इसे कहेंगे उच्च नैतिकता वाला आचरण. It's a quite good nature. That life hold out to all should most abhorred and at least be threatened in the field and a grove. What is grove? Grove is nothing but it is a group of a tree or a orchard. It's include a woodland. Okay. So यहाँ पर क्या कह रहे हैं, थोड़ा हम फिर इसको समझें. William Cowper has a deep respect for the life of the villagers and the lovely and a quiet landscape of the village. In this poem, God Made the Country, the poet feels that the village are made by God and the town are made by the man. So what he is saying over here, he is saying growing in a natural way, the villages have perfection. क्या वो कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि ईश्वर ने गांव को बनाया और मनुष्य ने नगरों और महानगरों को बनाया है. Hence, in a natural way, the villages have a perfection which the town can never have. Throwing light on the virtue of the village life, the poet asks the town dwellers to get rid of the artificial luxury and comfort of the town and adopt the simple and everlasting pleasure of the village life. क्या कवि कहते हैं? कवि कहते हैं अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्वास्थ्य और सद्गुण जो ग्रामीण जीवन के वरदान हैं, जीवन में आने वाले दुखों को झेल लेने की शक्ति प्रदान करता है. किसको? गांव के जो लोग हैं, जो गांव में रहते, विलेजेस हैं, शक्ति प्रदान करके दुख की उन घड़ियों को मधुर बना देता है. ग्रामीणों के पास प्रचुर मात्रा में है, यानी शहरी के पास दुख को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है. लोग आपने देखा होगा डिप्रेशन में चले जाते. अभी थोड़े समय पहले जो कोरोना वायरस अभी गया नहीं है, देखा होगा अपने शहर के लोग जो है
वो हॉस्पिटलाइज हुए, लेकिन गांव के लोगों में एक अलग ही तरह का इम्यून था। इम्यून की कमी जो है वो शहरी क्षेत्रों के लोगों के पास होती है। सो ग्रामीणों के पास प्रचुर मात्रा में इम्यून मिलेगा आपको, यानी कि दे विल हैव अ पावर टू ओवरकम विद दी प्रॉब्लम्स, जिन्हें वे कभी गंवा नहीं सकते, क्योंकि वे खेतों में काम करते हैं और बाग बगीचों में विश्राम करते हैं। नाउ लेट अस रीड द सेकेंड स्टेंजा. व्हाट इज देयर ही सेइंग? Persis ye, therefore ye who borne about in a chariot and sedan know no fatigue, but that of idleness, and taste no scene, but such as art contrieves possess ye still, your element there only can ye shine. क्या कहते हैं पोएट? पोएट कहना चाह रहे हैं शहरी लोगों के पास जो पालकियां हैं, कार जैसे मोटर गाड़ी वगैरह होती हैं, सो कैरियट मीन्स रथ, है ना, जिसको कोई जानवर खींचे, एंड सीडन एक ये बर्फीली क्षेत्रों में चलने वाला एक प्रकार का रिक्शा है, ठीक है। सो नाउ प्लीज राइट द मीनिंग. कैरियट इज रथ, सीडन इज अ कार, फैटिग्यू का मतलब होता है टायर्डनेस, लैक ऑफ एनर्जी. व्हेन यू फील लैक ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड टायर्डनेस, दैट मीन्स इट इज अ फैटिग्यू. एंड contrieves, that is manage to do something although they are difficult. That means the human being has made machines, so it's quite difficult to move from one place to another in 1 or 2 days. It was difficult but now it is not difficult. Traveling जो है वो आज के दिन में difficult work नहीं है. So let us now try to understand the meaning of the second stanza. Possess ye, therefore ye who borne about in a chariot, sedan no fatigue. क्या कह रहे हैं? The poet is trying to say that the villages possess them in the abundance and they can never lose them as they work and remain in the field. वो क्या कहना चाह रहे हैं? शहरी लोग जो हैं वो रथ उनके पास में है, पालकियाँ उनके पास में है, वो इससे वो यात्रा करते हैं. वे भले ही थकान का अनुभव नहीं करते हों, किंतु उन्हें आलस का अनुभव अवश्य होता है. यानी दे विल बी, यू मस्ट हैव सीन द टाउन पीपल आर क्वाइट लेजी. व्हाट ही इज सेइंग? द टाउन रेवल्स who move in a chariot and sedan do not get tired but feel idleness and lazy. They also fail to enjoy the beauty of the nature, such art of invention. They may still have energy in them and so they looking smiling, but the villages have no mind of harm anyone. क्या कहना चाह रहे हैं वो? इसको थोड़ा सा हम हिंदी में भी समझ लेते हैं. शहरी लोगों के पास रथ है, पालकियां हैं, कार है, ये सबसे वो यात्रा करते हैं. भले ही इन सबसे यात्रा करने पर उन्हें थकान का अनुभव न होता हो, किंतु वो आलसी हो जाते हैं. उनके में आलस जो है, आलस का अनुभव वो अवश्य करते हैं और प्रकृति की सुंदरता को देखने से वंचित रह जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं, तो इस वजह से उनको प्रकृति की सुंदरता नहीं मिलती देखने को. शहरी लोग आविष्कार की कला से शक्ति संपन्न हो जाते हैं और इस कारण वे मुस्कुराते भी दिखते हैं, किंतु ग्रामीण में किसी को भी हानि पहुंचाने की भावना नहीं होती है. ये हमने देखा है, ग्रामीण लोग जो हैं वो किसी को भी किसी तरह का नुकसान पहुंचाना पसंद नहीं करते हैं. वेयरएज अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द पीपल ऑफ द टाउन, पोएट इटसेल्फ हैज सेड the devils of the town to them, revelers of the town, the word he has used. So that means वो जो धूर्त लोग होते हैं, शहर के लोग. तो now let us go move towards the third stanza. थर्ड स्टेंजा में क्या कह रहे हैं? थर्ड स्टेंजा means line number 11. तो रीड करते हैं. लाइन नंबर 11 क्या कह रहा है? Their only mind like yours can do no harm. यानी उनका दिमाग जो वो यही कहता है कि वो हार्म किसी को नहीं पहुंचा सकते. Our groves were planted to console at noon. The pensives wander in their shade. At eve, the moonbeam sliding softly in between. The sleeping leaves is all light they wish. This is 15th line. So let us try to understand what he is saying. The pensives wander in their shades. So that is, the groves were planted to give the laborious villages peace of a noon under their shade. यानी जो उन्होंने जो बाग बगीचे लगाए हैं, ग्रामीण लोग जो हैं
उन्होंने शहरी लोगों की मतलब जो उन्होंने जो बाग लगाया है, ग्रामीण लोगों ने जो बाग बगीचे का निर्माण किया है वो इसलिए किया गया है ताकि दोपहर में किसानों को उनकी छाया में विश्राम करने का अवसर मिले। संध्या समय में सोए हुए पत्तों के बीच से चांदनी उन्हें उतना ही प्रकाश देती है जितना उन्हें चाहिए। वृक्षों पर बैठी चिड़िया अपनी मधुर आवाज़ से मधुर संगीत का निर्माण करती है। ये उनका मानना है, किनका? विलेजर्स का। यही जो विलेजर्स इस तरह से विचारते हैं, ठीक उसी तरह से विलियम कूपर भी वो वही सोचते हैं कि द ग्रोव्स वर प्लांटेड टू गिव द लेबोरियस विलेजेस पीस एट नून अंडर देयर शेड। इन द इवनिंग द मून बीम slides softly between the sleeping leaves, give them the light as much as they need. The bird in the trees present sweet music their warbling. यानी चिड़िया जो है वो मधुर संगीत का निर्माण करती है। ये हमने भी देखा है कि पेड़ों पे जब पक्षी चहचहाते हैं तो बड़ा ही आनंद आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। So now move towards the line number 16. So what is 16th line? The splendor of your lamps, they but ellipse. Our softened satellites, your song confound. Our more harmonious notes, the thresh depart, scared and the often nightingale is mute. Nightingale किसे कहते हैं? कोयल। क्या कह रहे हैं यहाँ पर पोएट कह रहे हैं ग्रामीण लोग शहरी लोगों की सारी चमक धमक से छेड़छाड़ नहीं करते हैं, किंतु शहरी लोग जो हैं वो गांव वालों की समृद्ध प्रकाश, जो हल्की लौ होती है ना, जिसको हम कहते हैं लालटेन का रोशनी, उस तरह की लौ को भी वो ढक देना चाहते हैं। गांव में ग्रामोफोन नहीं है, कोई म्यूज़िक नहीं, लेकिन शहरी लोग जो हैं वो ग्रामोफोन के गीत गांव वालों के मधुर संगीत को भी बिगाड़ देता है, जिससे डर कर गाने वाली चिड़िया जो है वो भी वहाँ से भाग जाती है और वो मौन हो जाती है। गांव की जो बुलबुल है, जो कोयल है, वो म्यूट हो जाती है। What he is saying? He is saying over here that villagers can spare the splendor of the town dwellers, but the town dwellers ellipse the softened light of the village. The gramophone songs confound the more harmonious notes of the bird in the village. As such, serves the thrush depart and begin the often the nightingale keeps dumb. जो नाइटिंगल है वो भी चुप हो जाती है, क्योंकि जो शहरों का जो ग्रामोफोन इतना तेज बजता है जिसकी आवाज़ गांव तक पहुंचती है, उस कर्कश आवाज़ को सुनने के बाद मधुर आवाज़ चिड़िया की जो है वो खुद ब खुद वो शांत हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ द पोएट हैज़ कंपेयर्ड द लाइफ ऑफ द विलेज and the life of the city town, and he is calling the people who has developed the town the dweller, because they are the only responsible on the name of development, on the name of technology and the name of advancement. They are totally spoiling the peace of the village. So like, share, subscribe. I hope you all must have understood. Thank you. Dear student, I have explained you the poem of 20 line, and now we will meet again in the third part for question and answer, which I am going to upload just after this video. So continue in this class.